Hello friends, myself Pushkar Dandekar, teaching experience of 7 plus years for the civil services exam. I am welcoming you for our this MPSC English batch. We are starting a new perspective on whole new syllabus for the 2024 and later on all the exams which will be covered in 2024 this year, 2025 and so on. Without wasting any time, we will start our syllabus. First, we will try to understand what is MPSC, what are the different contours of the MPSC. Then we will analyze what is the syllabus for the MPSC. We also try to classify the syllabus of each subject. Likewise, I am teaching you history. We will classify the syllabus for the pre perspective and then mains perspective. Okay, dear friends, the most favorite subject of all the UPSC MPSC aspirants is our history. Only lacuna is that the only problem is that they don't understand history, they just love the history. Understand मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हिस्ट्री हमें अच्छा लगता है सुनने को, पढ़ने को, पर जब हिस्ट्री रिकॉल करने का बारी आता है, when you will face the actual exam pressure, when you actually face the MCQ in exam of our subject history, whole the chronology of history will get disturbed in your mentality. सब पूरा दही एक रायता बन जाता है, ऐसा लगता है सब साथ है। ये कितना कितना ज्यादा विशाल भंडार है। हम 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो, the first mistake UPSC aspirant or MPSC aspirant always do, they always does, is that they just take the book of history, they start to read the book from page 1 to say page 700। पढ़ा है ना सब्जेक्ट, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 700 पार पूरा पढ़ लिया और बाद में उन्हें समझा ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा। उन्हें ये तो समझ में आया हर्षवर्धन कब थे, कनौज बैटल कब था, बैटल ऑफ ट्री पार्टी कब था, अलाउद्दीन खिलजी कब थे, मुगल डायनेस्टी कब आया, विजयनगर साम्राज्य में अब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कब है, मराठा किंगडम की हिस्ट्री क्या है। पर वो ये नहीं समझ पाते कि सब लोगों में एक संबंध क्या है, एक कोरिलेशन क्या है। मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड और दे फेल टू डिसाइफर द हिस्ट्री सिलेबस। ओके, so in this topic, in this lecture, first we will understand what is the MPSC, what MPSC demands, what is the difference between MPSC and UPSC, means a syllabus wise MPSC में जो हिस्ट्री है, यूपीएससी में जो हिस्ट्री है, दोनों में अंतर क्या है वो हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अभी तक एमपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, यूपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज MPSC is now shifting their focus from factual data to analytical data in terms of our exam. Okay, we will also study in detail because we are studying for MPSC, Maharashtra Public Service Commission. Okay, so we have to study in detail all the peculiar facts, all the basic characteristics of our history with special regard to Maharashtrian culture. Okay, राष्ट्रकूटा, यादवा, वहां से लेके सातवाना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, आपने सुना होगा ना, वहां से लेके अभी तक हिस्ट्री का एक स्पेशल एंगल महाराष्ट्र के लिए एक डेवलप हमें करना है। ओके, देखो, हम एकदम बेसिक बेसिक से जाएंगे। आज के लेक्चर में हम बुक लिस्ट भी देखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। मेरे ख्याल से मुझे एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे आपका सिलेबस समझाने के लिए। ठीक है, हम एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ये 4 पार्ट्स है हिस्ट्री के, वो समझेंगे।
कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होता है? जहां से ह्यूमन का बर्थ हुआ और उसका एविडेंस मिला है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन के बर्थ से लेके औरंगजेब के डेथ तक जो है वो है अपना एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री। ओके, उसके बाद स्टार्ट होता है 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब। उसके बाद हम बोलते हैं लेटर मुगल्स, it will commemorate, it will commemorate the modern phase of history. We will term it as a modern India, but it's a modern history. समझ में आई बात? शांति से एक एक बात हम समझ के लेते हैं। कुछ भी लेक्चर में डाउट हुआ, कुछ टेंशन हुआ, हाँ, हिस्ट्री के रिगार्डिंग मेरा नंबर है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, एनी टाइम। आवर मैनेजमेंट इज वेरी सपोर्टिव फॉर ऑल ऑफ आवर डियर स्टूडेंट्स। कभी पुणे में आए, कभी भी हमारे पास आ जाओ मिलने को, हम आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे सबसे पहले हम कुछ बातें समझ में लेंगे। एमपीएससी, ओके, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर योर सम डाउट्स और क्वेश्चंस। if you want any if you want any some special topics to be covered in our lecture, please type it or ping it in our message box, okay। I'm continuous going for it। देखो, एमपीएससी, ओके, एमपीएससी क्या है? फर्स्ट है प्री एग्जाम, ठीक है। प्री एग्जाम कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स, ओके। प्री एग्जाम कितने टाइम का है? 2 आवर्स। यानी आप बोल सकते हो कि सर 120 मिनट्स एंड 100 एमसीक्यू, ओके। प्री एग्जाम में दो पेपर है, फर्स्ट है जीएस जनरल स्टडी और दूसरा है सीसैट। जनरल स्टडी ये पेपर लगभग होता है 10 to 12, 10 से 12 के बीच में। और लगभग सीसैट का पेपर होता है कभी पहले 3 को होता था, अभी 2.5 को होता है, समझो अपन तीन तीन समझ के लेंगे, 3 to 5, ओके। 3 घंटे का बीच में गैप है, 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है एग्जाम के लिए। जीएस का जो पेपर है अभी ये कैसा है? जीएस सीसेट दोनों मार्क्स काउंट किए जाते हैं? नो, सीसेट पेपर इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, इट्स ऑफ हैविंग ओनली क्वालिफाइंग नेचर। ये आपको सिर्फ पास करना है। कितना मार्क्स मिलना चाहिए इसमें? आउट ऑफ 200 मार्क्स, out of 200 marks you have to get at least, you have to get at least 66.66, means 67 marks। But friends, please don't ignore this, because when the nature of this exam was changed, it got qualifying exam, toughness of the exam of this paper increases। कुछ लोगों को लगता है हम इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, 3 साल आईटी में काम कर चुका हूँ, पुणे दिल्ली बेंगलोर काम कर चुका हूँ, मुझे ये पहले बहुत सिंपल लगता था। अगर सिंपल लगता है ना दोस्तों, तो 150 मार्क आने चाहिए, 200 में से 150 प्लस आनी चाहिए। अगर उससे कम आते हैं देन यू नीड टू स्टडी दिस एग्जाम इन ए स्पेशलाइज्ड मोड, एज अ स्पेशलाइज्ड मैनर, ठीक है। बात आई समझ में? आगे जीएस, सीसेट यानी अपना क्या है? मैथमेटिक्स, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशंस, ठीक है। दूसरा है जीएस, ये है अपना काम का टॉपिक। ये जो जीएस है ये कैसा है? ये है क्वालिफाइंग, तो ये है स्कोरिंग, ये है स्कोरिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको स्कोर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने, ठीक है। अब ये जो जीएस है इसमें क्या क्या टॉपिक्स है? इसमें है अपना है हिस्ट्री,
सबसे पहले, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर इसके बाद साइंस, और अभी क्या हुआ है, ज्योग्राफी के साथ एक और एक नया टॉपिक जुड़ा है, एनवायरमेंट। और ये सबके लिए सबका है करंट अफेयर्स। 1 2 3 4 5 6 7, there are the 7 different subheads in the जनरल स्टडी पेपर। इतनी बात आई समझ में, और यही पे हमें स्कोर करना है। इतनी बात आई समझ में। अभी देखो, अपना जो पेपर है ना हिस्ट्री, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? हिस्ट्री के प्रीलिम्स में पूछा जाता है मिनिमम 15 टू 17 मार्क्स के लिए, मिनिमम 15 टू 17 मार्क्स के लिए, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। ये जो सीसेट का पेपर है ना, उसमें कम से कम एक पैसेज तो आता ही है जो डायरेक्टली हिस्ट्री का रहता है। गांधी जी पे पूछेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे पूछेंगे, या फिर एंशियंट मिडिवल विजयनगरा एम्पायर पे पूछेंगे। और पैसेज देके आपको कॉम्प्रहेंड करना है कि इसका पैसेज के ऊपर कुछ 5 या 6 सवाल पूछे जाएंगे, उसको उसका जवाब आपने देना है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यू, फॉर यू? benefit for you is, if you study history very well in analytical manner, देखो फैक्ट्स तो हमें कुछ ना कुछ रट तो लेने ही है, we have to write down the facts, but if you study the history from analytical perspective, chronological perspective, this passage is just a cakewalk for you, dear friends. Okay, ये पैसेज एक जो रहता है ना, ये कम से कम रहेगा आपको 10 टू 12 मार्क्स का। यानी देखो, यहाँ पे 15 टू 17 क्वेश्चंस, और यहाँ पे 10 टू 12 मार्क्स, यानी कितना हो गया प्रीलिम में, प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 15 टू 17। देखो हम एवरेज गिनते हैं, 15 गिनते हैं, ठीक है। 15 इंटू 2 30, सॉरी, प्लस पैसेज के 10 मार्क्स, एवरेज 12 मार्क्स आते हैं, हम एवरेज गिनते हैं। 40 मार्क्स, अब समझा, आप हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो? 40 मार्क्स के लिए इतना ज्यादा वेटेज है। देखो बात है समझ में, एमपीएससी का नेचर है समझ में, प्री का नेचर है समझ में। ओके, कुछ डाउट्स है क्या? ओके डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री, ओके, दिख रहा है? ओके, व्हाट इज हिस्ट्री? इट्स अ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन between past and present with regards to future. Okay, what is history? It's a continuous communication between past and present with regards to future. यानी क्या? और एक बात बोला जाता है, if we don't study history and if we don't learn from history, then we tend to repeat the history. यानी क्या? अगर हम हिस्ट्री से कुछ पढ़ेंगे नहीं, अगर हम हिस्ट्री से कुछ समझेंगे नहीं, तो क्या होगा? ज्यादा चांसेस है कि वी विल रिपीट द हिस्ट्री। अब ये जो बात है, इससे क्या समझ होता है
एग्जाम्पल आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, while writing our constitution, the constituent assembly, they try to make federal structure in India. Okay, there is division of power between center and states, but our respected Dr. Baba Saheb Ambedkar exclaimed that there were innumerous instances, a lot of instances in history that always external aggressions are were persistent for the security issues of India. बाहर से कोई ना कोई आक्रमण होता ही रहा है 2000 साल. तो our constituent assembly tried to make federal structure, but it's a more inclined towards the center. Means center को ज्यादा पावर है. क्यों center को ज्यादा पावर है? We have learned some bitter lessons, bitter and better both, bitter and better lessons from the history. कि अगर बाहर से आक्रमण है, अगर उसका मुकाबला करना है, तो हमें अपना कंट्री मजबूत बनाना ही होगा, और उसके लिए सोर्स ऑफ पावर ज्यादा से ज्यादा सेंटर को दिया है. बात आई समझ में? हम जो कहते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री, जहाँ पे खत्म होता है 7th सेंचुरी इंडिया के लिए, ठीक है, 7th सेंचुरी. तो आफ्टर 7th सेंचुरी, from the 8th century, some religious and economic external aggressions started from Central Asia. और वो वहां से जो स्टार्ट हुए वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल तब तक जारी थे 1947 तक. वो फिर से होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, सेंटर स्ट्रॉन्ग किया. राजा हर्ष था 7th सेंचुरी में, क्या करता था, अपनी संपत्ति दान करता था, लैंड ग्रांट देता था. हुआ क्या, फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ. फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ, उससे क्या हुआ, अ किंग, अ सेंट्रल पावर बिकम्स वीक, regional power becomes superior. A central power of king was always dependent for his own security on his subordinates and samans, feudal lords. And these feudal lords later emerged as a regional power centers, and then it got converted into central power. They dethroned the king and खुद का राज चालू किया. समझ में? तो हमने हिस्ट्री से ये सीखा है. दूसरा एक बोला जाता है, इट्स अ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन पास्ट प्रेजेंट विथ रिगार्ड्स टू फ्यूचर. हिस्ट्री एक बार पढ़ा एक बार लिखा ऐसा होता नहीं. आफ्टर कुछ सालों के बाद कुछ न्यू एविडेंसेस आते हैं, और न्यू एविडेंसेस के बाद फ्रेंड्स फिर से न्यू हिस्ट्री लिखी जाती है. जैसे पुराने हिस्ट्री की किताब में है कि महाराणा प्रताप गॉट डिफीटेड बाय फ्रॉम अकबर. ओके, कुछ न्यू एविडेंसेस आने के बाद वो कहते हैं ना महाराणा प्रताप डिफीट हुए ना अकबर डिफीट हुए. ठीक है, दोनों का ड्रॉ हुआ और बैटल का कुछ रिजल्ट ही नहीं आया. अभी तक हम बोलते थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो. ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पे जो एविडेंसेस मिले हैं, कहाँ पे है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, काली बैंगन, सूरत कोटला, कहाँ पे ये सब, पाकिस्तान में है अभी. ठीक है, बात समझ लो. अभी तक जो एविडेंस मिले हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो के, उस पे हम बात करते हैं और देखते हैं. we try to decipher the culture in the Harappan civilization. We try to understand the social economic rituals and systems from the Harappan civilization, but we failed to understand their language. Once we decipher their language, a new information can be emerged which throws some new light on the new information from the Harappan age. Some people also say that as a bronze age. Understand? देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लैंग्वेज थी ना, वो ऐसे लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट.
ठीक है, हाथ से मनुस्क्रिप्ट लिखते थे, मनुस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स थी, कभी कुछ पेड़ के टहनी पे, या फिर कुछ स्टोन्स पे, या फिर कुछ अलग मॉन्यूमेंट्स, या फिर कुछ टॉयज पे, या फिर कुछ अलग किचन वेयर्स पे, ठीक है, उसको मनुस्क्रिप्ट्स। देखो, अभी तक वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। जब वो पता चलेगा, फिर से न्यू एविडेंस आएगा, फिर से न्यू अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और न्यू हिस्ट्री लिखा जाएगा। इसलिए बोलता है इट्स अ कंटिन्यूअस, ये कभी खत्म नहीं होता है। हिस्ट्री का राइटिंग एंड री राइटिंग एंड री अंडरस्टैंडिंग, इट गोज एंड गोज ऑन, गोज ऑन। ओके, इट्स अ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन पास्ट प्रेजेंट विद रिगार्ड्स टू फ्यूचर। इतनी बात समझ में आई क्या? देखो, हिस्ट्री, हम कुछ बातें समझ में लेते हैं, बेसिक पहला ही लेक्चर है, मोटा मोटा ध्यान में रखेंगे। हिस्ट्री, we will try to classify history in four aspects, in four aspects. What are they? First, ancient history. Second, medieval history. Third, modern history. And fourth, post independence history. आपने कुछ सुना होगा, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, वो इसका मेन भाग है। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। ओके, देखो, एंशियंट हिस्ट्री हम कब से बोल सकते हैं? एक -2500 टू 7th सेंचुरी, यहाँ पे एंशियंट एज आया। यहाँ पे ह्यूमन का बर्थ से लेके रूल ऑफ हर्षवर्धन, हर्ष, बहुत बार सवाल पूछा गया है हर्षवर्धन पे, यह है एंशियंट हिस्ट्री। ओके, मिडेवल हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री में क्या हुआ? सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई, स्लाइट स्लाइट अर्बनाइजेशन से लेकर टेक्नोलॉजी तक कुछ न्यू वेरिएंट डेवलप हुए, और वर्ल्ड के लिए एंड इंडिया के लिए ये अलग अलग है। इंडिया के लिए ये जो मिडेवल हिस्ट्री है ना, हम 7th सेंचुरी टू डेथ ऑफ औरंगजेब, यहां तक इंडिया के लिए है। वर्ल्ड का हम बोल सकते हैं, कुछ लोग 6 बोलते हैं, कुछ 7 बोलते हैं, 6th सेंचुरी टू 16th ओनली, उनका मिडेवल एज जल्दी खत्म हुआ, हमसे 200-150 साल पहले खत्म हुआ। ठीक है, देखो, एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ? 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब टू 1947, 15th ऑफ अगस्त 1947। यू 15th ऑफ अगस्त हमें स्वराज्य मिला, हमें स्वातंत्र मिला। फ्रेंड्स, 15th of August 1945, Second World War get over. Some historians claim that to celebrate that victory day, Britishers deliberately transferred the power, transferred the power in the midnight.
ऑफ 14th ऑफ अगस्त मीन्स 15th ऑफ अगस्त की सुबह 12 बज की सुबह रात को 1 मिनट में। बात आई समझ में? एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस इज गेनिंग अ लॉट ऑफ वेटेज फ्रॉम रिसेंट टाइम्स। when you view the syllabus, when you analyze the past year question papers PYQ, you will know sir पोस्ट इंडिपेंडेंस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कहाँ पे पूछे जाते हैं? सुनो, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये है आपका प्री का सिलेबस, प्री का सिलेबस। और मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ये है आपका एमपीएससी मेंस का सिलेबस, एमपीएससी मेंस का सिलेबस। बात आई समझ में? इतना हुआ, वो किया, ओके। एक बार देख लो। We will also try to understand how the marks got allotted for all these contours, all these sections of the history। देखो ये हिस्ट्री एक ही है, ये 4 भाग जो है ना वो हमारी सहूलियत के हैं, just because of students convenience। यूपीएससी, एमपीएससी, this civil services commission classified history in 4 aspects। यूपीएससी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, एमपीएससी के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। देखो प्री के लिए एंशियंट और मिडिवल, प्री के लिए एंशियंट और मिडिवल, इसके लिए 5 to 7 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 5 to 7 एमसीक्यू जस्ट ऑन दिस टॉपिक्स। कम है पर इम्पोर्टेंट है, हम एकदम आराम से पढ़ेंगे। एंशियंट मिडिवल देखो कितना साल है, -2500 से लेके 1707, यानी ये 1700 साल प्लस ये -2500, कितने साल है देखो, लगभग लगभग 4000 साल से ज्यादा। और 4000 साल का हिस्ट्री, और एमएससीक्यू कितने पूछे जाते हैं? 5 to 7 एवरेज, ठीक है। ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाएंगे एंशियंट पे, 3 to 4 एमसीक्यूज ऑन एंशियंट एंड 2 to 3 एमसीक्यू फ्रॉम मिडिवल, ज्यादा इस पे है। बात आई समझ में? ओके। मॉडर्न हिस्ट्री प्री में भी है, मेंस में भी है। मॉडर्न हिस्ट्री पे कितना पूछा जाएगा प्री के लिए? हम प्री का देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पूछा जाएगा एक लगभग 7 to 8 एमसीक्यू, लगभग 7 to 8 एमसीक्यू फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये आर्ट एंड कल्चर, तो ये आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर एमपीएससी के लिए अलग नहीं है, इट्स अ वेरी इट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी बट नॉट एमपीएससी। व्हेन आई से एंशिएंट एंड मिडिवल, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर फ्रॉम दिस इरा इज ऑटोमेटिकली गेट कवर्ड इन इट, ओके। अगर मुझे पूछा जाए कि सर एमपीएससी के लिए इसका स्टडी कैसे करना है, तो आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज को 20% ही वेटेज देना है, और एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट आर्किटेक्चर या फिर कुछ अदर कंट्रोल्स के लिए 80% वेटेज देना है। यानी आपने पूछा अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का संबंध कैसा था, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। औरंगजेब ने किसका किसके साथ वॉर किया, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, उसका 20% वेटेज है। पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर, वहां का गवर्नेंस कैसा था, कुछ मार्केट रिफॉर्म्स किए होंगे, तो मार्केट रिफॉर्म्स क्या रहेंगे, सोशल पैटर्न ऑफ सोसाइटी हाउ इट चेंज्ड, इस पे ज्यादा से ज्यादा 80% सवाल इसमें पूछा जाएगा, ओके। देखो अब है, ये तो प्री का समझ में आया कि सर एंशिएंट पे 3 to 4 सवाल, मिडिवल पे 2 to 3 सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री पे 7 to 8 सवाल। अब मेंस के लिए देखो, मेंस के लिए अभी एक 8
8 से 10 क्वेश्चंस मेंस के लिए पूछे जा रहे हैं ऑन एन एवरेज। कहाँ पे? पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो 5 तो पूछे जाएंगे ही, 5 तो पूछे जाएंगे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एमपीएससी 1, सॉरी, एमपीएससी मेंस, एमपीएससी मेंस, इसके लिए जो जनरल स्टडी पेपर 1 रहता है, जनरल स्टडी पेपर 1 रहता है, उसमें क्या रहता है? एक एंशिएंट हिस्ट्री रहता है, एक मिडिवल हिस्ट्री रहता है, सॉरी सॉरी, एक हिस्ट्री रहता है मेंस के लिए, एक ज्योग्राफी रहता है, और थोड़ा सा इसमें ही कुछ एग्री का पार्ट पूछा जाता है। और ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 150 मार्क, 120 मिनट्स। देखो यहाँ पे मिनट का कम है, सवाल ज्यादा है, 150 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए एक लगभग आप 70 to 80 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते ही है। अभी कुछ सालों का हमने रिव्यू किया तो पता चला ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हुआ है, पर ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस शिफ्ट हुआ है एग्री एंड एनवायरनमेंट में, शिफ्ट हुआ है। और जो बीच में स्पेस बचा है, तो हिस्ट्री का सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि सर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कितना है आपके लिए। देखो प्री में हमने देखा 30 मार्क्स, जीएस 1 में सीसेट के लिए 10 मार्क का एक पैराग्राफ दिया जाता है, यानी प्री में हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कितना है? हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर 40 मार्क्स प्री, एंड मेंस के लिए आप बोल सकते हो कि सर 70 to 80 क्वेश्चंस। ठीक है, यहीं पे बात खत्म नहीं होती। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे जीएस टू, इसमें फिर से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स आपको पढ़ना ही है, हर हर बात की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, यानी उसके लिए फिर से और 10 मार्क्स आप ऐड कर लो। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स यानी कितना हो गया? देखो 40, 70 एंड 10, यानी 120 या 130, इतना प्री प्लस मेंस में हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। बात आई समझ में? हमें क्या क्या पढ़ना है? ओके, देखो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, देयर आर हेल लॉट ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स। एंशियंट इंडिया का एकदम अच्छे से स्टडी करो ना तो ये पूरा जन्म कम पड़ जाए, इतना डेटा है अपने पास। हमें तो एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर उसके उसका ही ये साथ में सीखना है। घबराइए मत, हम है आपके साथ। आराम से 50-60 वीडियो एकदम अच्छे से आपको दूंगा, आप आराम से हर एक वीडियो 2 बार देख के उसका नोट्स बनाना। ठीक है, अपने ये 2-3 इंट्रो के जो वीडियोस है उस पे मैं खाली सिलेबस पे बात करने वाला हूँ, बिकॉज फॉर द एमपीएससी द फर्स्ट स्टेप इज, और फॉर एनी एग्जाम द फर्स्ट स्टेप इज टू मग अप द सिलेबस। ओके, चलो हम अपना सिलेबस देखेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? कुछ प्रॉब्लम है पूछ लेना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। बात आई समझ में? सिर्फ 1 लाइन में हिस्ट्री का सिलेबस सम अप किया है मित्र, फ्रेंड्स। देखो क्या बोला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये पढ़ते पढ़ते ही उसका जो स्मॉल स्टेट है महाराष्ट्र, उसका स्पेशल रेफरेंस यानी क्या? अगर हमने पूछा दांडी मार्च, सॉल्ट एजिटेशन, अब महाराष्ट्र में, विदर्भ में, नागपुर में सी है क्या? नहीं। अगर सी है ही नहीं तो सॉल्ट कैसे मिलेगा? अगर सॉल्ट ही नहीं है तो सॉल्ट एजिटेशन कैसे करेंगे? तो उसी टाइम दांडी मार्च के टाइम महाराष्ट्र में, नागपुर में, विदर्भ में कुछ अलग एक्टिविटीज हुई।
जो मराठवाड़ा का प्रोविंस निजाम के पास था उसमें कुछ अलग एजिटेशन हुए, कुछ अलग टाइप ऑफ एजिटेशन हुए। जैसे अपना मुल्शी, वहां पे जंगल एजिटेशन हुए, जंगल का सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दांडी मार्च कैसे हुआ, पर महाराष्ट्र में उसी टाइम क्या चल रहा था। फ्रेंड्स, you have to compare, you have to analyze both the historical moments first in this regard for मेंस के लिए फोकस किस पे है, महाराष्ट्र पे है। देखो हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, हमें इंडिया का तो पढ़ना ही है, हिस्ट्री तो एक ही है, पर महाराष्ट्र में कुछ अलग एक्टिविटीज हुए हैं क्या, उस पर कुछ ज्यादा अटेंशन हमें देना है। बात आई समझ में। सिलेबस देखो कितना वन लाइन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ, उसमें और एक बात है, दूसरा बोला है नेशनल मूवमेंट। अब नेशनल क्या है और मूवमेंट किसको बोलते हैं, हम वो पार्ट आगे पढ़ेंगे। पर नेशनल, द फीलिंग ऑफ वननेस which get developed in later part of 18th century, हम ऐसा बोल सकते हैं, फीलिंग ऑफ वननेस। वीर सावरकर जी ने कहा ना 1857 फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है, इट्स नॉट द फर्स्ट नॉर द बैटल और नॉर फॉर इंडिपेंडेंस। कुछ लोगों ने बोला इट्स द स्किर्मिशेस। एनआर फाटक बोल के बहुत बड़े हिस्टोरियंस है, उन्होंने कहा नो, इट्स अ सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे हम। इंडियन नेशनल मूवमेंट फिर भी हम बोल सकते हैं 1857, और वो इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ हुआ क्या, नहीं, पोर्तुगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे, अंग्रेज थे बाद में। ठीक है, इनके खिलाफ जो चालू हुए, तो पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में हुआ क्वीन विक्टोरियाज रूल 1858। ओके, और वहां से लेके 1947। ये है फ्रेंड्स सिलेबस, हम ये पढ़ रहे हैं प्री का सिलेबस। देखो ये है अपना मेंस का सिलेबस। दिस इज द सिलेबस फॉर हिस्ट्री मेंस। मैंने ओरिजिनल कॉपी ही आपको दिया है। ठीक है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टडी फर्स्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बेस्ट सोर्स है, बेस्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 6 to 12। आप बोलेंगे सर हम तो इतने बड़े हैं, 6 का किताब पढ़ेंगे क्या, अरे मैं तो बोलता हूँ 5th का भी पढ़ो, छोटा है पर पढ़ो। देखो, when we were in a school age, we don't study any subject in horizontal and vertical manner। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अंदर घुसना भी है, और उसको ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू का भी आपको मोटा मोटा एनालिसिस करना है। starting books from 6th to 10th, they are little bit easy. Sometimes you will encounter the some facts and analysis from the world history also, you may ignore it। मैं बोलता हूँ पढ़ लो, पर you may ignore it। बट 11th और 12th का तो मस्त है एकदम। 11th 12th का जो हिस्ट्री है ना, वो एकदम गीता बाइबल कुरान है, उसमें से सवाल आते ही आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी का थोड़ा सा टच करना है। एनसीईआरटी किसके लिए, एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री के लिए सिर्फ। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, हमने उसके लिए आपको अलग कोर्स दिया है हिस्ट्री का, मैं ही पढ़ाता हूँ उसमें, वो तो बहुत डिटेल का है, यूपीएससी हिस्ट्री का बहुत डिटेल है, 100 से ज्यादा वीडियो है उस पर, 100 से ज्यादा। ठीक है, कब कब सुनेंगे आप, ठीक है, इतना ज्यादा मैंने कवर किया है एक्सटेंसिवली। व्हेन यू कवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ये इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, मराठी में है। ठीक है, फिर बाद में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फीस के आपको 6 to 12 पर मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, इतना अगर समय नहीं है आपके पास, अगर आप कोर्स लेते हैं तो पूरा कवर हो जाएगा। तीसरा आपको पढ़ना है फ्रेंड्स कुछ रेफरेंस किताबें। ठीक है, कुछ रेफरेंस किताबें, बहुत सारी किताब मराठी में है,
कुछ किताबें इंग्लिश में भी है। ठीक है, देखो कुछ किताबों के मैं नाम बोलता हूँ, आप वो पढ़ने का ट्राई करो। एक मराठी में कठारे सर का किताब है, कठारे सर, वो है मराठी में। ठीक है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री पर महाराष्ट्र के लिए। अगर आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगा, टेंशन मतलब मैं उसके लिए कोर्स बना रहा हूँ, पूरा मैं इंग्लिश में समझा के दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको अगर पॉसिबल हुआ तो लूसेंट, लूसेंट बुक मालूम है सबको, लूसेंट का बुक आपको बनाना है। मस्त बुक एकदम, खाली उतना उसका एक ही प्रॉब्लम है, बहुत सारा डेटा दिया है, एनालिसिस बहुत कम है, बहुत डेटा दिया है। ठीक है, और बुक आप कौन सा ले सकते हो, मैं बोलूंगा कि आप RS शर्मा, ये है एंशियंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है, एक बुक पढ़ना जरूरी है। एक दूसरा बुक पढ़ो, बिपान चंद्र पाल, बिपान चंद्रा, ये है मॉडर्न इंडिया के लिए। और सबसे एक बढ़िया बुक बताता हूँ आपको, पर वो यूपीएससी के लिए ज्यादा है, एमपीएससी के लिए कम है, पर फैक्ट्स उसमें अच्छे हैं। वो है राजीव अहिर का बुक, राजीव अहिर, आईपीएस है सर, आईपीएस, आईपीएस राजीव अहिर साहब का बुक, वो आपको पढ़ना जरूरी है, इट्स अ मस्ट। समझ में आई बात? ये है अपने पूरे रिसोर्सेस, ने पूरा डिटेल अच्छे से दिया है। अगले लेक्चर में हम ये पूरा हिस्ट्री का सिलेबस निचोड़ पूरा समझ के लेंगे। ठीक है, अभी दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर हिस्ट्री। आई होप यू लव एंड यू अंडरस्टैंड कहाँ से पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, हिस्ट्री के लिए एक ही बार पढ़ो, एक ही बार पढ़ो, और 7 to 8 टाइम्स उसका रिवीजन करो। रिवीजन इज मस्ट। और मेरा एक बार प्रवचन सुन लिया ना, ये पूरा हिस्ट्री का, ये 100 वीडियो, ये 50 60 70 वीडियो, ये सुनने के बाद कान में घूमेगा पूरा डेटा। ठीक है, कुछ सवाल है, चलेगा फ्रेंड्स? We will meet in our next lecture. We will try to decipher all this syllabus. First, for ancient history, Harappan age, Indus Valley civilization, ब्रॉन्ज एज, गैंजेटिक वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद उसके बाद वैदिक कल्चर, उसके बाद लेटर वैदिक कल्चर, एंड उसके बाद किंग्स एंड किंगडम्स, फिर फ्यूडलिज्म, फिर वहां से मिडिवल इंडिया, फिर वो होने के बाद मॉडर्न इंडिया, फिर हिस्ट्री का सिलेबस, और पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेके अभी तक। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमें सिर्फ मेन मेन इवेंट्स देखने हैं, फिर भी 25 to 30 मेन इवेंट्स है, वो हमें एनालाइज करना है। हम वो इन डिटेल, मुझे नहीं लगता मैं मार्केट में इतना पोस्ट इंडिपेंडेंस के हिस्ट्री पे किसने काम किया होगा, उतना मैं आपको निचोड़ देने वाला हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लेक्चर्स में। ठीक है, डोंट मिस दिस स्टार्टिंग लेक्चर्स, एटलीस्ट 3 to 4 lectures will be required to cover all the syllabus. We will meet in our next lecture to decipher the whole syllabus, first for ancient history and then for medieval history, along with art, architecture and culture of that era. तब तक मैं पुष्कर दांडेकर सर आपको अलविदा कहता हूँ। अगले लेक्चर में यही पार्ट हम शुरू करेंगे। कुछ कोई भी दिक्कत आई तो मैनेजमेंट को, मुझे आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।